नए आने वाले स्टूडेंट्स को मैं दोबारा बता दूं, पेज नंबर 387 पॉइंट नंबर 3 है सर्विसेज इन इकोनॉमिक फील्ड। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम लोग यूनाइटेड नेशन की जो अचीवमेंट्स थी उस हवाले से स्टडी कर रहे थे कि अचीवमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसको मेंटेनेंस ऑफ पीस के हवाले से बात की कि पीस के हवाले से इसका क्या रोल रहा सोसाइटी के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर यूनाइटेड नेशन का। उसके बाद डिसआर्मामेंट की बात की, जो गैर मुसल्लह करना, डिफरेंट वेपन्स की जो स्टॉक पाइलिंग है उस हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज हम लोगों ने जो है इसकी जो और इसकी अचीवमेंट्स है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जी सर्विसेज इन इकोनॉमिक फील्ड। It has been laid down as an objective in the UN Charter to work for the social, economic well-being and prosperity of the nation of the world. And in pursuit of this objective, different organ of the United Nations has been playing an effective role in the collaboration with different governments of the member states. Certain position steps have also been taken to eliminate hunger, diseases, and illiteracy from the world. जी, अब हम बात करते हैं डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं सर्विस इन इकोनॉमिक फील्ड। मौशी लिहाज से जो यूनाइटेड नेशन है उसका क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। तो वो कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट ऑर्गन्स के यूनाइटेड नेशन के, जो ऑर्गन हम लोगों ने स्टडी किए 5-6 एक्टिव ऑर्गन है उनके वो बेसिकली के कोलैबोरेशन के साथ जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वीकर स्टेट्स हैं उनके साथ, और जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ जो है मुश्तरका तौर पे कोलैबोरेशन के साथ जो है वो उनकी मुआशी जो हालात है उसको बेहतर किया जाए। और स्पेशली बात करता है वो हंगर टू एलिमिनेट हंगर, डिजीज एंड लिटरेसी। जो आप कह लें कि शरह ख्वानगी की बात करता है कि लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम है एज कम्पेयर टू, अगर हम लोग ओवरऑल देखें जो आपकी सोसाइटी है, आपका जो एशिया में तकरीबन हम लोग जो है वो लोएस्ट लिटरेसी रेट पे आते हैं जो मेजर कंट्रीज है उनके अंदर। बाकी और एशिया के अंदर छोटी छोटी बहुत स्टेट्स हैं जो कि हमारे से पीछे भी है, लेकिन आप मेजर स्टेट्स की बात करते हैं जिनका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर असर रसूख है, जिस तरह मतलब कह लें कि जो डोमिनेंट स्टेट्स हैं एशिया के अंदर, आप श्रीलंका बात कर लें, मालदीव बात कर लें, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट मालदीव और श्रीलंका का है आपके एशिया के अंदर। फिर अब ये जापान और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें आप देखते हैं हमारा लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो लिटरेसी रेट को बेहतर करने के हवाले से, भूख और अफलास को खत्म करने के हवाले से, जो डिजीजेज हैं जो उनको खत्म करने के हवाले से, ये तमाम चीजें देखिए जब मुआशी हालात आपके बेहतर होंगे, कंट्री मुआशी लिहाज से जो है वो मजबूत होगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो चीजें हैं इनके ऊपर आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से जो यूनाइटेड नेशन है बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, स्पेशली इन द इकोनॉमिक फील्ड के हवाले से। जी आगे पॉइंट है जी इसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसी का इकोनॉमिक फील्ड में आगे प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रहा है। Development project. The development program of United Nations being operated in almost 130 countries are designed to help these countries in the economic development and its reconstruction. Under the development programs, aid has been given to different countries on their request so that they may fully exploit their resources. It provides them technical advice as well as to enable them to establish their training institutions and make progress in science and technology. जी, अब वो बात करें तकरीबन 130 कंट्रीज के साथ ही मोड आपने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया करें, क्योंकि ये हर फिगर, ये 130 का जो फिगर लिखा हुआ है ये अथेंटिक फिगर नहीं हो सकता, ज्यादा कम भी हो सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली इसका मकसद बताने का ये कि डिफरेंट डेवलपिंग प्रोग्राम्स जो है जो इंट्रोड्यूस करवाए डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ताकि जो है आप कि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं टेक्निकली उनको एडवाइस करता है, उनको हेल्प करता है, उनको एड प्रोवाइड करता है। आप जो है वो मुआशी लिहाज से आपकी जो डेवलपमेंट है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक आपकी बिल्डिंग के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, वट एवर किसी भी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हो सकता है, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिससे लोगों को, आवाम को फलाह बहबूद के लिए काम हो रहा हो। उसमें तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और वो कहते हैं कि इस एक तो साथ हेल्प करना और साथ साथ उनको इस काबिल भी बनाना कि वो अपने खुद से जो है वो इस काबिल हो जाए कि अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खुद से तरक्की कर सकें, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतने कैपेबल हो जाए, उनको तमाम तरह से जो है फैसिलिटेट करना जो यूनाइटेड नेशन ने की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आखिर रिलीफ टू रिफ्यूजीज कह रहा है बी पॉइंट में इसके, the Commission Office for the Refugees has been established in Asia, Africa, Europe, and Latin America for providing relief to the refugees
The relief to refugees extend to the provision of food and shelter in addition to such facilities necessary for their rehabilitation, so that they may keep on merging in the rest of the population. For this purpose, the Office of the Commissioner seeks the operation of different governments and various voluntary associations. The office has done huge service in the rehabilitation of the refugees in the Middle East and Africa. It has been an effort of the Commissioner's Office to get its welfare program included in the last development program of UN. UN has especially done useful services to the Palestine refugees who were left homeless due to Israel aggression. Similarly, Afghan refugees settled in Iran and Pakistan who had to migrate from their homeland after Soviet aggression in Afghanistan in 1979 have been provided relief services by different UN agencies. अच्छा, रिलीफ टू रिफ्यूजीज के हवाले से बात कर रहा हूँ, कहते हैं एशिया की स्टेट्स और अफ्रीकन और साथ लैटिन अमेरिकन जो स्टेट्स हैं उनमें कहते हैं कि रिफ्यूजीज आप हर तरह के जो शेल्टर फूड प्रोवाइड किया, लाइक अगर कोई स्टेट जो है किसी कोई स्टेट दूसरी स्टेट के खिलाफ अग्रेशन शो करती है, अग्रेसिव शो करती है या अटैक करती है, तो उसके जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट करना, उनकी जिंदगी को दोबारा से बहाल करना आफ्टर कह लें वॉर, और अगर माइग्रेट किया उन्होंने किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर, तो जो रिफ्यूजीज हैं जो पनाह गजीर हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट करना, उनको हेल्प करना। और वो एग्जांपल देता है आपकी डिफरेंट कंट्रीज की जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेट किया। उसमें आप देखते हैं पैलेस्टाइन की बात करता है, इसराइल की जो आप देखते हैं ऑक्यूपेशन के हवाले से, एग्रेशन के हवाले से। फिर उसके बाद अफ्रीकन स्टेट मिडल ईस्ट की बात करता है, और मोस्टली आपको अभी ये देखते हैं कि अफगानिस्तान और रशिया की जो वॉर थी उस हवाले से बात करता है कि आपकी जो पाकिस्तान माइग्रेट होके और ईरान जो माइग्रेट होके गए, तो स्पेशली यूनाइटेड नेशन ने जो है वो उनको एड प्रोवाइड की, उनको फैसिलिटेट। आप देखते हैं आप जाएं जरा आपकी जो नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पे सवात चले जाएं, आप ये गिलगित बल्दिस्तान वाली साइड पे चले जाएं, स्पेशली सवात वाली साइड पे देखें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो अमेरिका जो है वो डोनेशन देकर शुरू किए। जैसा कि आप देखते हैं यूनिसेफ है, और उसके बाद UNHCR है। ये बड़े मेजर आप कह लें कि ये जो ऑर्गन्स है, इंस्टीट्यूशंस है जो कि लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं उस इलाके, स्पेशली चिल्ड्रन के हवाले से, उनको एजुकेशन के हवाले से, और तमाम जो रिफ्यूजीज है उनके हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो बात ये कर रहा है कि इकोनॉमिकली हर लिहाज से, चाहे वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मुआशी लिहाज से, माली लिहाज से, रिफ्यूजीज हैं उनके हवाले से तमाम लोगों को फैसिलिटेट करता है, उनको एड प्रोवाइड कर रहा है यूनाइटेड नेशन। ठीक है जी। आगे सी पॉइंट में एड टू चिल्ड्रन, it has been important objective of the United Nations to improve the overall condition of the children, especially in the underdeveloped areas where they are undernourished. In those societies that children become victims of such diseases as have been eliminated in the developed societies. In such societies, they do not find opportunities to acquire proper education or learn any art, and thereby fail to develop their capabilities. International Monetary Fund, with the cooperation of specialized agencies, provide all possible assistance to the contribute that intends to work for the betterment of children. UNICEF managed to get necessary aid for the development countries for onward transmission to the underdeveloped societies to provide facilitate to children in the field of health and education. ये देखिए यूनिसेफ की भी मैंने बात बताई थी, यूनिसेफ को मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड्स, ये इसका बेसिकली जो इसका जो एब्रीवेशन है वो ये है, ठीक है, यूनिसेफ, यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। ठीक है जी। अब वो बात कर रहा है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड नेशन की क्या है कि इंप्रूव करें ओवरऑल कंडीशन चिल्ड्रन की, स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, अंडर डेवलपिंग सोसाइटीज हैं, उनको जो है वो फैसिलिटेट करना। उनके जो बच्चे हैं, देखते हैं आप अक्सर अफ्रीकन स्टेट्स के हवाले से देखते हैं कि वहां पे बच्चे जो है उनको प्रॉपर तरीके से फूड नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है वो आप देखते हैं कि उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती बच्चों की, बेचारे। अब अक्सर आपकी ये टीवी पे आप देखते हैं कि उन बच्चों की, बेचारों की जो है वो ग्रोथ नहीं होती, और वो बच्चे जो है वो बेचारे छोटे रह जाते हैं, हाइट में कमजोर होते हैं। 389 पेज नंबर है बेटा, 388 टाइम्स है तो आपको पता चल जाए पेज कौन सा है। 388 पेज है, 8 टू चिल्ड्रन पढ़ रहे थे।
उसके बाद वो बात करते हैं जी कि यूनिसेफ जो है वो स्पेशली जैसे आप देखते हैं कि जो डेवलप सोसाइटीज है उनके अंदर जो डिजीजेस खत्म हो गए या और दूसरे जो प्रॉब्लम मसाइल खत्म हो गए, ओवरकम हो चुके हैं, तो उन मसाइल को, डिजीजेस को, स्पेशली जो चिल्ड्रन के हवाले से उनको ओवरकम करने के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। और वो चाहता है कि जो अंडर डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो डेवलप स्टेट्स हो जाए, और स्पेशली चिल्ड्रन की जो हेल्थ है और एजुकेशन के हवाले से जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है यूनाइटेड नेशन। ठीक है जी। आगे फोर्थ पॉइंट है 388 पेज के ऊपर, एड टू अंडर डेवलप्ड पीपल। Many new nation states emerged in Asia and Africa after World War One. After World War II, the major incentive to this political change came from the popular wave of national self-determination. While UN also paved the way for this, the World Organization encouraged the depressed nation in their liberation struggle and inspired those superior nations that were responsible for looking after their interests to accelerate the pace of development projects so as to lead these people towards complete independence. The General Assembly, in its resolution adopted on December 1960, reaffirmed its strong determination to end colonialism unconditionally in all its form without any delay. अच्छा जी, इसमें बड़ी अब दो तीन बच्चों इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें बातें की गई हैं, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई, स्पेशली वो बात कर रहा है जी कि अच्छा अंडर डेवलप्ड पीपल के बारे में बात करें कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अब देखते हैं बहुत सारा आप देखते हैं कि तबाहियां और लोगों को जो है वो बेघर हो गए और बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, मुआशी लिहाज से, हर लिहाज से। और अब इसके बाद वो कहते हैं कि जो स्पेशली ऐसी स्टेट्स हैं जो कि स्ट्रगल कर रही है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है हक खुद इरादियत, अपना हक, अपना राइट लेने के लिए कि आपके पास राइट है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजार सके, जो आपका लॉ कहता है, जो आपका मजहब कहता है उसके मुताबिक। तो वो ये बात कर रहा है कि उन स्टेट्स को हमेशा से जो है यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करता रहा है, उनको उनकी स्ट्रगल को हमेशा से जो है वो एक्सेप्ट किया है, और उनकी कोशिश को जो है उनकी जद्दोजहद को हमेशा से प्रमोट किया है। और स्पेशली जो स्टेट्स उन्होंने का इन स्ट्रगल के लिए, इनके लिए एफर्ट्स कर रही है, उनको भी बहुत सराहा है यूनाइटेड नेशन ने। अच्छा, इधर बात करता है बच्चों क्लोनियलिज्म की। अब क्लोनियलिज्म बड़ा एक आपने अक्सर वर्ड सुना होगा, व्हाट इज क्लोनियलिज्म। आप में से होपफुली पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल सी चीज है। क्लोनियलिज्म देखिए, क्लोनियलिज्म मैं शॉर्ट करके आपको वैसे बता देता हूँ कि क्लोनियलिज्म से मुराद है यहाँ पे कि पहले क्लोनियलिज्म समझे। देखिए ब्रिटेन के अंदर डिफरेंट, चले और आसान एग्जांपल करता हूँ। आप देखते हैं जो बरे सगीर था, बेसिकली ये भी क्लोनियलिज्म था, क्लोनियलाइज था। लाइक क्लोनियलिज्म का मतलब ये होता है ऐसी स्टेट जो कि किसी भी सुपर पावर के मुतहत हो, उनका उसके ऊपर कब्जा हो, लेकिन वो बेशक खुद उधर ना रह रहे हो। लाइक एक होता है ना कि आप उसको जी, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था सब कॉन्टिनेंट में, बिल्कुल। अब देखिए वहां पे ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस एरिए को, उस इलाके को होल्ड कर रही थी, लेकिन वहां पे जो ब्रिटिश लोग थे, लाइक उन्होंने अपना उसको पार्ट नहीं बनाया वहां पे, लेकिन उनकी असर असरूफ, उनकी हुकूमत, उनका तमाम जो मामला है वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। तो आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स को जो आज़ादी मिली वो ब्रिटेन से मिली, इवन कि अमेरिका खुद जो है वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ एक किस्म का। तो आप देखते हैं कि ये जो एरिया भी पैलेस्टाइन, ये जो इसराइल को जो मिला, ये भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इन्होंने जो है वो जमीन अलॉट की इसराइल को जो आबाद करने में ब्रिटिश का बड़ा हाथ है। मैं आपको बताऊंगा अभी बड़ा एक बालफोर डिक्लेरेशन और ये बड़ा मुआहदा था, इसके ऊपर भी कभी डिस्कस करेंगे। बहरहाल शॉर्ट ये कि उस एरिया के ऊपर असर रसूख हो उस पावर का जो कि आप कह लें कि उस वक़्त ओन कर रही हो उस इलाके को, उस एरिया को, बेशक खुद ना रह रहे हो लेकिन उस इलाके के अंडर हो, तो उसको आप कॉलोनियलिज्म कहते हैं। आप उसको आज़ादी जो स्टेट्स उनके अंडर थी, मुत्तहदा थी, जैसे पाकिस्तान देखते हैं और बड़े बरसगीर के इंडिया पाकिस्तान थे, लेकिन कौमें अलग-अलग थी। तो सब कॉन्टिनेंट के भी अंदर कॉलोनियलिज्म था, हम भी आज़ाद हुए हैं उनकी सुपरविजन से, उन्होंने हमें आज़ादी दी, तो इसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि आज़ादी जी। आगे है जी ineffectiveness of United Nation.
ठीक है। Despite the aforesaid achievement of the United Nations, some important weaknesses of the world body are widely felt that accounts for its ineffectiveness in the realization of ultimate targets. All the unfavorable conditions confronted by the League of Nations are once again reviving to put the United Nations across course. Some of the important causes regarding the ineffectiveness of the United Nations are given below. जी, अब वो बात करते हैं कि हम लोगों ने अचीवमेंट्स को डिस्कस किया, हम लोगों ने उसकी तमाम जो एफर्ट्स थी, उसकी अचीवमेंट्स थी, उसकी उस हवाले से उसको डिस्कस किया। अब वो कहते हैं कि इसकी बहुत सारी वीकनेसेस भी हैं। आप देखते हैं स्पेशली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ देयर जो अल्टीमेट टारगेट्स थे यूनाइटेड नेशन के, उस हवाले से आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन जो है वो बेटा मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर एक दफा चैट में पढ़ के खत्म कर ले, उसके बाद फिर आंसर करता हूँ, ठीक है? मैंने अभी आपके मैसेजेस देखे नहीं है, काफी नीचे आए हुए, मैं देख के करता हूँ आपके आंसर, ठीक है? ये जरा थोड़ा सा पढ़ ले पहले। तो डिस्पाइट द प्रोसेस वो कह रहा है कि बेशक इसकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी इसकी वीकनेसेस हैं, स्पेशली अपनी जो इनफेक्टिवनेस ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ टारगेट, जो कि इसके टारगेट्स उनको अचीव करने के हवाले से बहुत सारी जो है वो यूनाइटेड नेशन की आप देखते हैं कि वीकनेसेस है। उसमें मेजर आप देखते हैं कि एटीट्यूड ऑफ बिग पावर, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एटीट्यूड ऑफ बिग पावर्स, ठीक है? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ जस्टिस। बच्चों एक सेकंड जरा, एक सेकंड जरा, सिर्फ एक सेकंड। जी, अच्छा जी। एटीट्यूड ऑफ बिग पार्स, अब वो इनफेक्टिवनेस जो है उसकी उसके हवाले से डिस्कस कर रहा है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, ये इसको पहले को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आते हैं अपनी बातों की तरफ। Main responsibility regarding the maintenance of international peace and security and the enforcement of justice and fair play among the nation lies with the big powers. They have louder voice in the conduct of international affairs due to the vast resources and their disposal, but it has been generally observed that these powers do not pay heed to the rules of international law and morality whenever their own interest is at stake. As a result, the disputes among developing nations in most cases remain unsettled. The clear example is that the attitude of big power with regard to the settlement of Kashmir and Palestine issue. The powers would swiftly take stern action under the flag of United Nations and get any resolution passed when their own interest is directly involved any matter. The clear example is that of America's dominant role in United Nations. Stern action taken against Iraq during the Kuwait crisis in 1991. देखिए, वो कहता है कि जो एटीट्यूड ऑफ बिग पावर्स है, बिग पावर से मुराद है जो कि जिनके पास एक तो स्पेशली वीटो का हक है, वो ही बिग पावर है, ठीक है? बेटा मैं सबके आंसर करता हूँ आपकी, एक मिनट। तो उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि कहते हैं बिग पावर का बेसिकली मकसद क्या था इसका, कि मेंटेनेंस ऑफ पीस, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पीस और सिक्योरिटी क्रिएट की, जस्टिस एंड फेयर प्ले, इंसाफ हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, जो भी मसाइल है किसी का उसको हल किया जाए इक्वालिटी की बेस के ऊपर, कोई सुपीरियर ना हो, कोई इंफीरियर स्टेट ना हो। लेकिन आप देखते हैं कि हमेशा से जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो बिग पावर्स हैं, जिनके पास वीटो का इख्तियार है, उन जो पार्स ने हमेशा से अपने मफाद के लिए, अपने स्टेक्स के लिए जो है इन्होंने हमेशा से जो है इंटरनेशनल लॉज की जो मोरालिटी है, मोरालिटी होते अखलाकियात जो है, उसको हमेशा से इन्होंने उसको खराब किया। उन्होंने लॉज भी ब्रेक किए, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसको भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया अपने स्टेक्स की खातर, अपने मफादात की खातर। और बहुत सारे ऐसे जो डिस्प्यूट है जो कि स्टिल अनसेटल्ड है, बिकॉज जो आपके
बिग पावर्स है वही डिस्प्यूट को हल नहीं करना चाहते, और उन्होंने यूएन चार्टर की जो है वो मुखालफत भी की, यानी कि उनकी जो रूल्स रेगुलेशन थी उसको जो है वो डिसओन भी किया, उनको मानने से भी इनकार किया, और उन कानून के ऊपर भी नहीं चले। तो वो देखते हैं कि जो हमेशा से सुपर पावर ने अपने सॉरी इंटरेस्ट स्टेक्स के लिए जो है वो हमेशा से काम किया। और अब उसकी एग्जांपल वो देता है, एक मेजर एग्जांपल देता है कि जहां पे आप देखते हैं कश्मीर इशू और पैलेस्टाइन इशू कितने सालों से जो है स्टिल अनपेंडिंग है, और और अभी तक जो है वो आप देखते हैं कि उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, बहुत सारी रेजोल्यूशंस भी है लेकिन उसके बावजूद। तो इस हवाले से अब आप देखिए कि एक जो इंसिडेंट था जो इराक ने कुवैत के अंदर इन्वेड किया 90s के अंदर, तो वहां पे देखिए जैसे इराक ने अटैक किया कुवैत के अंदर, तो कुवैत ने जो है फौरन से पहले यूनाइटेड नेशन को अप्रोच किया अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के साथ। जो इराकी जो फोर्सेस थी उनको बाय फोर्स ही अमेरिका ने जो है फौरन से पहले निकलवाया और जो क्राइसिस था उसको खत्म किया। कहने का मकसद उसका शॉर्ट ये है कि यूनाइटेड नेशन हैज द पावर टू सेटल एनी डिस्प्यूट इफ he or she wants। अगर जो सुपर पावर्स यूनाइटेड नेशन चाहे तो किसी भी मसले को हल कर सकती है, लेकिन अगर वो चाहे, सबसे बड़ा इसका यही एक ड्रॉबैक है कि जो सुपर पावर जिनको वीटो है, तो यहाँ जब फेयर प्ले एंड जस्टिस की बात करते हैं तो फेयर प्ले एंड जस्टिस यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे फेयर प्ले जस्टिस तब होगा जब लोग जो है वो इक्वली आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो। यहाँ पे जो पावरफुल स्टेट्स है वो अपना सिर्फ इस्तेमाल करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि वीटो किया कि इराक के ऊपर अटैक नहीं करना, लेकिन दो पार्ट्स थी, ब्रिटेन एंड अमेरिका, जिन जो फेवर में वीटो किया, और उसकी अगेंस्ट में मैंने कहा था एक वीटो भी आ जाए तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और रशिया ने भी इसके खिलाफ वीटो किया, चाइना ने भी वीटो किया कि अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसके ऊपर अटैक किया गया, उसको जो है वो तबाह किया गया, उसके ऊपर ये बहाना लगा कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। बाद में आप देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स भी जो है वो नहीं आपको मिलते ना नजर आते। तो इस हवाले से शॉर्ट ये कि वीटो एक भी अगर किसी और मामले पे हो जाता है, कश्मीर इशू के ऊपर वीटो हो जाता है, तो फौरन से पहले वो मसला जो है रिजॉल्व रह जाता है, और अगर इस केस के ऊपर वीटो होता है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो ये एक मेजर जो कह ले कि ड्रॉबैक है इसका इनफेक्टिवनेस की, इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि जो एटीट्यूड है बिग पावर्स का वो बड़ा जो है वो आप कह लें कि रॉन्ग है, फेवरिज्म है, नेपोटिज्म है सोसाइटी के अंदर। आप देखते हैं मुआशरे के अंदर, एक तो हमारे सोसाइटी के अंदर होती है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो नेपोटिज्म होता है, फेवरिटिज्म होता है। आपकी किसी के साथ इफिलिएशन है उसको आप सपोर्ट करते हैं और दूसरों को नहीं करते। जी, अच्छा जी, अब आपके क्वेश्चन क्या कह रहे थे? आप क्वेश्चन आपके देख लूं कौन से आपने मुझे जो है वो पता नहीं क्या 5 7 8 10 मैसेज आए, वो मैं देख लूं क्या कह रहे हैं। इसको यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, अब मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर देख लूं वो क्या कह रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, जी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ही था सब कॉन्टिनेंट में, मैं जैसे बताया आपको। हाँ जी तला बिल्कुल। और नीचे सुल्तान आपका लिखे द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड इम्प्रेस ऑफ इंडिया, इसके क्या मतलब? देखिए इम्प्रेस क्या एम्प्रेस होता है कि क्वीन का मतलब, देखिए क्वीन तो इसलिए उसको कहा गया, कोई किंग नहीं था तो उसके बाद क्वीन बनी मलका एलिजाबेथ, तो ये उससे पहले विक्टोरिया थी। तो वो जो थी ओन करती, इसलिए उसको क्वीन कहते थे वहां पे, ठीक है। अगर आप देखें प्रिंस चार्ल्स बन जाएगा तो वो किंग कहलाएगा, वो क्वीन थी तो क्वीन इसलिए कहते हैं। एम्प्रेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है, एम्प्रेस का मतलब होता है सुप्रीम, जिसके पास इख्तियारात हो, सुप्रीम मोनार्क, यानी कि सुप्रीम सॉवरेनिटी उसके पास हो, उसको एम्प्रेस कहते हैं। कि यानी कि उसको इंडिया का एम्प्रेस इसलिए कहा जाता है, जाहिर है तमाम इख्तियार उसके पास थे, क्वीन थी वो, उसके पास इख्तियारात थे तमाम, इसलिए उसको जो है एम्प्रेस कहा गया। कि वो सॉवरन ताकत है बड़े सगीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया के अंदर। अगर इंडिया से मुराद आपकी सब कॉन्टिनेंट ही है तो फिर तो यही बनता है। ठीक है आपका जवाब कि जो है वहां पे डिफरेंस इसमें यही है, कोई डिफरेंस नहीं। क्वीन है उसको एम्प्रेस कहा जाता है कि जो उसका खुद मुख्तार, जिसके पास तमाम ताकत हो। एम्प्रेस, ये भी कह सकते हैं जैसे आप किंग की विडो, उस बेवा, उसके पास, क्वीन के पास तमाम इख्तियारात आ जाए तो वो एम्प्रेस होता है उधर का। ठीक है जी।
10 मिनट्स रह गए और क्या कहा है जी। मोरालिटी के मतलब ये होता है अखलाकियात, मोरालिटी से मुराद बेटा। और क्या क्वेश्चन है जी? आवाज नहीं आ रही तो बेटा अब अच्छा जी, आपकी बैटरी जा रही तो ठीक है। और क्या है जी? क्लोनलिज्म सब कंटेंट बता चुका। अच्छा जी, चले मैं आपकी अटेंडेंस लगा लूँ। आपकी जो टाइमिंग है वो भी थोड़ी सी रह गई है। ये एहसान कमाल हैदर कौन है जी बेटा? ये टाइम है आपका आने का कि इधर ये इतना डिले एक्सेप्ट नहीं करना मैंने नेक्स्ट टाइम से। जी कौन कौन आया है? जी एहसन कमाल हैदर। अनम्यूट मैंने किया आपको, लेकिन अब जरा अटेंडेंस के लिए किया है। एहसान, मुआज, तलहा, मुदस्सिर, महमूद, जुबैर, एहसन कमाल, हैदर। अच्छा जी, काश ले आता सर। जी उस्मान अली सर, रोल नंबर 10। बेटा। बिलाल गफूर सर, रोल नंबर 22। सुल्तान अर्शद रोल नंबर 14 सर। एहसन कमाल हैदर रोल नंबर 21। तलहा मुदस्सिर रोल नंबर 15। महमूद अहमद रोल नंबर 35। उस्मान अली रोल नंबर 10। जी जी, मैं मोहम्मद लगा रहा हूँ। अवीस रोल नंबर 4। सजी अब्दुर्रहमान सर, मेरा रोल नंबर बता दें। कश्मीर उवैस इशू खुद के बताओ। हवाले से भी आपको जो है वो बताऊंगा रो, नेक्स्ट लेक्चर में। कश्मीर इशू के हवाले से रोल भी नंबर 4 बेटा मुझे सर सारा प्रेजेंट। आपने नजर इसमें आ से रहा याद किया क्या है, करना है? मुझे सारा कुछ नजर आ रहा है बेटा जी। सर हमने इसमें से याद किया क्या करना है? बेटा जो पढ़ रहे हैं वो याद करना है। जितनी हेडिंग्स हमने पढ़ी है ना, जो हेडिंग आप उनको जरा ध्यान में रखें। सर ये क्लास में आकर रिपीट भी होंगे लेक्चर या बस ऐसे ही हैं? क्लास में आके रिपीट का क्या मतलब? जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ मतलब अगर कोई रिवीजन। मसला, अगर कोई बेटा मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपको वैसे ये स्पेशली सारे लेक्चर रिपीट नहीं होंगे। अगर किसी को कोई मसला है, कोई समझ नहीं आया, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई पूछते हैं आप। लेकिन जो है रिपीट कहने सारा टॉपिक है लेक्चर ऐसे नहीं होता सर हमारे पेपर जून जुलाई में ही होंगे या नेक्स्ट हो सर सकते एक मसला आ इंशाल्लाह। रहा है। हैं, डिले हो सकते हैं? जी बेटा। सर जी जो आप पढ़ा रहे हैं मतलब ये भी 100 नंबर का ही होगा ना, पॉलिटिकल साइंस का पेपर? हाँ जी बेटा, 100 नंबर का ही होगा। सर तो सर इसमें से मतलब हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कितना लिखना है, क्या याद करना है उसमें से? आपने तो याद करने का तो बता दिया कि लो जी सारा ही करना बेटा है। 20 नंबर का तो सवाल होता है यूनाइटेड नेशन। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है यूनाइटेड नेशन के बारे से। यूनाइटेड नेशन के बारे से वो आपसे पूछ सकता है कि ऑर्गन कौन से हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसकी अचीवमेंट्स कौन सी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकता है। इसकी इनफेक्टिवनेस कौन सी, इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकता है। 3 से 4 किस्म का इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें जो हेडिंग मैंने बनाई आप उसको पुट करेंगे। 20 नंबर का सवाल है, कितना सवाल लिखना है, कितने पेज लिखने, कितनी हेडिंग्स देनी, ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है। ये इन दी एंड जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा देन आपको बताऊंगा कि आपने कितना कितना लिखना होता है। बाकी जो पढ़ा रहे जहां कटवाना होगा मैं आपको खुद ब खुद कटवाता रहूंगा। जो पैराग्राफ कटवाना है, जो लाइन कटवानी बेटा, वो मैं आपको साथ साथ कटवाता रहूंगा। जो नहीं कटवा रहा है इसका मतलब वो सारा करना है, ठीक है। बाकी रही बात आपको क्वेश्चन कितने कितने बन सकते हैं एक एक टॉपिक में से, वो इंशाल्लाह हम लोग टॉपिक खत्म हो जाए करके हम डिस्कस कर लिया करेंगे। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर सर कितना लिखना मतलब है, तमाम बातें आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए करेंगे ना चैप्टर में से कि ये इम्पोर्टेंट अपना बेटा क्वेश्चन है, हमारा ये कर चैप्टर लें। तो टॉपिक टू टॉपिक पढ़े, जब हमारे तमाम टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसमें से जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ज्यादा टॉपिक होंगे हम उनको एक दफा रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है, या जो समझ सर में ये आए तो कितने दोबारा टाइम का होगा पेपर? बेटा
बेटे 3 घंटे का 3 पेपर, घंटे पेपर का की यार। टेंशन है ले, अभी पहले कोर्स तो पढ़ ले, कोर्स अभी शुरू नहीं हुआ, पेपर आप पहले पीछे परेशान हो गए, परेशान ना हो, 3 घंटे का पेपर होता है, सर रोल सर नंबर परेशानी इस 47 बात की पढ़ेंगे। है कि सही याद नहीं हो रहा। ये फिर आपकी अपनी परेशानी, सबको परेशान ना करे, आपको याद नहीं हो रहा खाने तो के मतलब सबको परेशान ना करे, अपनी परेशानी अपने तक रखो। सर 47 रोल नंबर सर बहराम। सर 12 रोल नंबर उबर दराज। ठीक है स्टूडेंट, मैं लगा रहा हूँ आपको। सर इसके लिए कोई बुक रिकमेंड कर दें, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में इतना पढ़ा नहीं जाता सर। अब बेटा आपका नाम क्या है? बहराम 47 सर। राम अब अभी आए ना, इसलिए शायद आपको पता नहीं है, मैंने पहले बता चुका हूँ बेटा, किताब अभी आई नहीं है, किताब जैसी आएगी इंशाल्लाह किताब में बता दूंगा, जो किताब के बगैर टॉपिक है उनसे अभी पढ़े, आपने टाइम थोड़ी जाया करना है बेटा, अभी ये नया कोर्स आया आपका, अटेंडेंस लगी है सबकी? आपका नया बेटा कोर्स है, कोई अभी तक इसका पब्लिशर किताब का जो है वो मार्केट में नहीं आया, नोट से ही बेटा हमने पढ़ना है, यही तरीकेकार है फिलहाल, ये आप इसको भी फॉलो करें, जी सर। इंशाल्लाह वो किताब आती तो मैं आपको फौरन बता दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है, फिलहाल अभी से ही पढ़ना है बेटा। अटेंडेंस सबकी अटेंडेंस होगी लगी है। बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अटेंडेंस में लगा दीजिए।